हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलाड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्स हार्मोन्स इन फंजाई। ये हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से हमसे पूछ ले जाते हैं कि किस हार्मोन्स को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, कौन सी स्पीसीज में पाया जाता है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसका मोलिकुलर वेट क्या है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम इसके अंदर वही सब कुछ डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई को पढ़ाया था, डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्स हार्मोन्स इन फंजाई। सेक्स हार्मोन्स होते क्या हैं? सेक्स हार्मोन्स एक्चुअली कुछ डिफ्यूजिबल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, मतलब है कि कुछ डिफ्यूजिबल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम जैसे जैसे हार्मोन्स पढ़ेंगे उनके बारे में डिस्कस करके हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे एक लाइन में डेफिनेशन पूछ ली जाए, सेक्स हार्मोन्स इन फंजाई क्या है? डिफ्यूजिबल केमिकल सब्सटेंसेस प्ले रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, डी बेरी ने 1881 में सबसे पहले सेक्स हार्मोन्स को डिस्क्राइब करा था, बताया था कि एक्लिया की दो स्पीसीज में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं जो कि डिफ्यूजिबल केमिकल सब्सटेंसेस हैं और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वो दोनों स्पीसीज कौन सी थी? एक थी एक्लिया एम्बीबाइसेक्सुअलिस और एक थी एक्लिया बाइसेक्सुअलिस। तो एक्लिया एम्बीबाइसेक्सुअलिस और बाइसेक्सुअलिस, इन दो स्पीसीज के अंदर डी बेरी ने 1881 में सबसे पहले सेक्स हार्मोन्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, रिपोर्ट किया था कि भाई कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं, कुछ डिफ्यूजिबल केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो इन स्पीसीज में निकलते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर कुफमैन ने 1972 में बोला कि जो ये सेक्स हार्मोन्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, उनका जो सिंथेसिस होता है वो कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की वजह से एनहेंस होता है। मतलब अगर सेक्सुअल हार्मोन्स का सिंथेसिस बढ़ाना है तो उन इनऑर्गेनिक सॉल्ट की कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ाएंगे तो वो सिंथेसिस बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर मिकेलिस ने 1972 में इन सेक्स हार्मोन्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करा। सबसे पहले थी हेरोटेक्टिन्स, जो ये वो वाली कैटेगरी थी जिनका मेन रोल क्या होता है? टू अट्रैक्ट मोटाइल गैमेट्स को अट्रैक्ट करने का। दूसरी कैटेगरी थी एरोट्रोपिन्स की, इनका मेन काम होता है सेक्सुअल जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी ग्रोथ को इंड्यूस करना। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी थी एरोजेंस की, जिनका की काम था इनिशिएशन और डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करना। काहे का इनिशिएशन और डिफरेंशिएशन? सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में मिकेलिस ने 1972 में सेक्स हार्मोन्स को कैटेगराइज कर दिया था। फिर हमारे जो सिलेबस में है, जो फंजाई के अंदर मेन 5 सेक्स हार्मोन्स होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा फर्स्ट है, इस पे और इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन एंथ्रीडियोल और उगोनियल के ऊपर था, वरना सेरेनिन और ट्राइस्पोरिक एसिड के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, और एक क्वेश्चन ईस्ट अल्फा फैक्टर के ऊपर भी है। तो मतलब ये जो हमारे हार्मोन्स है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले कवर करते हैं हमारा हार्मोन, दैट इज सायरेनिन। सायरेनिन को सबसे पहले मिकेलिस ने 1958 में एलोमाइसिस की स्पीसीज में डिस्कवर किया था। 2 स्पीसीज में, कौन कौन सी? एलोमाइसिस मैक्रोगाइनस और एलोमाइसिस ऑर्बस्कुलर। ठीक है, एलोमाइसिस मैक्रोगाइनस और एलोमाइसिस ऑर्बस्कुलर के अंदर सबसे पहले मिकेलिस ने सायरेनिन हार्मोन को डिस्कवर किया था। तो इसकी डिस्कवरी पे एक क्वेश्चन था और किस स्पीसीज में मिलता है, तो ये हमारा कवर हो गया। ठीक है, अब जो सायरेनिन हार्मोन होता है ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती हैं, रिलीज करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं। फीमेल गैमेट्स इसको रिलीज करती हैं जिससे कि मेल गैमेट इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, फिर रेपोपोर्ट और मिकेलिस ने ये बताया था कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, सायरेनिन की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो उन्होंने बताया था कि इसकी स्ट्रक्चर बाइसाइक्लिक सेस्क्विटरपाइन डियोल, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर प्लेटनर और रेपोपोर्ट ने डिस्क्राइब करा कि नेचर में ये डी और एल फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें कि जो एल फॉर्म होती है दैट इज मोर एक्टिव। एल फॉर्म कैसी है?
मोर एक्टिव फॉर्म है। मोर एक्टिव फॉर्म है मतलब वो मेन काम करिए क्या, मेल को अट्रैक्ट करने का। ठीक है, इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो है C15H24O2 और इसका मोलिकुलर वेट 236 किलो डाल्टन है। ठीक है, और ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर हुए सेरेनिन से रिलेटेड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट हॉर्मोन्स के ऊपर। एक वो है एंथ्रीडियोल और उगोनियोल। उगोनियोल है ये, उगोनियोल। ठीक है, उगोनियोल। ठीक है, तो सबसे पहले रैपर ने एंथ्रीडियोल और उगोनियोल को डिस्कवर किया था, किसमें, एक्लिया की स्पीसीज में। ठीक है, एंथ्रीडियोल की दो फॉर्म थी, ए और सी, उगोनियोल की दो फॉर्म थी, बी और डी। ठीक है, अब ये दोनों ही हॉर्मोन्स जो हैं वो स्टेरॉइड हैं। कैसे हैं, स्टेरॉइड। ठीक है, तो चलो अब हम पहले एंथ्रीडियोल को पढ़ते हैं। जो एंथ्रीडियोल है ये एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जिसका कि मोलिकुलर वेट C29H42O5 है और इसका मोलिकुलर वेट 470 किलो डाल्टन है। इसको सबसे पहले जो आइसोलेट किया था वो दो साइंटिस्ट ने किया था, कौन कौन, मैकमोरिस और बाक्स डाली। बाक्स डाली ने 1967 में सबसे पहले आइसोलेट किया था और इसकी स्ट्रक्चर जो थी वो 69 में इसकी स्ट्रक्चर बताई थी। ठीक है, और ये माना जाता है कि एंथ्रीडियोल जो होता है वो 4 मेन रिएक्शंस को स्टिमुलेट करता है। वो 4 मेन रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। नंबर 1, इनिशिएशन ऑफ एंथ्रीडियल हाइफी ऑन मेल माइसीलियम। जो मेल माइसीलियम होता है उसके अंदर एंथ्रीडिया जो डेवलप करना होता है हाइफी के ऊपर, उसका जो इनिशिएशन का जो काम करता है वो एंथ्रीडियोल ही करता है। ठीक है, फिर ये केमोट्रोपिक स्टिमुलेशन करता है एंथ्रीडियल हाइफी का। पहले तो ये इनिशिएशन स्टार्ट करेगा मेल माइसीलियम के ऊपर एंथ्रीडिया के बनने का। ठीक है, फिर उसके अंदर केमोट्रोपिक स्टिमुलेशन करेगा। ठीक है, देन स्टिमुलेशन ऑफ मेल हाइफी फॉर प्रोडक्शन ऑफ उगोनियल एंड डिलिमिटेशन ऑफ एंथ्रीडियल। ठीक है, और ये मेल हाइफी के ऊपर उगोनियल के प्रोडक्शन को और एंथ्रीडिया के को डिलिमिनेशन करता है ना, उसकी लिमिटेशंस को करता है, डिलिमिनेशन करता है उसका। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हार्मोन है वो कौन सा है, उगोनियोल। ये ओ है उगोनियोल। उगोनियोल क्या होता है, ये सिंथेसाइज्ड, कौन इसको सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज बाय मेल हाइफी, कौन, एक्लिया एम बाइसेक्सुअलिक्स। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंथ्रीडियोल। मतलब अगर हाइफी के अंदर, ठीक है, अगर हाइफी के अंदर एंथ्रीडियोल नहीं होगा तो ध्यान रखना उगोनियोल नहीं अपना काम करेगा। ठीक है, अगर माइसीलिया है, अगर कोई किसी भी फंजाई का, सपोज हमारा ये एक्लिया के ही स्पीसीज हम ले लेते हैं, इसका माइसीलिया है, ठीक है, उसके अंदर अगर एंथ्रीडियोल नहीं होगा तो वहां पर उगोनियोल का भी सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इन दोनों हार्मोन्स को साथ में पढ़ाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सिंथेसिस में। अब उगोनियोल का मेन काम क्या होता है, इट स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम ऑन फीमेल हाइफी। तो उगोनियोल जो होता है वो फीमेल हाइफी पे उगोनियम के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब मैकमोरिस एटॉल ने 1975 में उगोनियोल को दो में डिवाइड किया था, नंबर 1 उगोनियोल 1 एंड उगोनियोल 2। ठीक है, ये एक तरीके के क्रिस्टलाइन स्टेरॉइड होते हैं और इनका मोलिकुलर वेट 500 है। 500 किलो डाल्टन। काहे का, उगोनियोल का। एंथ्रीडियोल का क्या है, 470 है। दोनों ही स्टेरॉइड है। ध्यान रखना, एंथ्रीडियोल और उगोनियोल दोनों हार्मोन्स की प्रेजेंस में ही एंथ्रीडिया और उगोनिया का डेवलपमेंट होगा मेल हाइफी और फीमेल हाइफी में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है ट्राइस्पोरिक एसिड। इसको सबसे पहले इसलिया ट्राइस्पोरा और म्यूकर मुसीडो से बर्जेफ ने 1958 में आइसोलेट किया था। ठीक है, दो फंजाई, कौन से, ब्लैक्सलिया ट्राइस्पोरा और म्यूकर मुसीडो से आइसोलेट किया गया था। और किसने किया था बर्जेफ ने। कब, 1956 में।
ये एक तरीके का अनसैचुरेटेड ऑक्सीजनेटेड ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड है, ठीक है। इसका जो प्रिकर्सर है वो बीटा कैरोटीन्स होती है, ठीक है। अगर बीटा कैरोटीन प्रेजेंट नहीं है हाइफी में तो ट्राइस्पोरिक एसिड का सिंथेसिस नहीं हो, ठीक है। ट्राइस्पोरिक एसिड जो होते हैं वो 3 टाइप का पाए जाते हैं, इसकी 3 कैटेगरीज होती है, ए, बी और सी। सबसे ज्यादा जो एक्टिव होता है वो ट्राइस्पोरिक एसिड सी होता है जो 80% एक्टिव होता है, जो बी होता है वो 15% तक एक्टिव होता है, और जो ए होता है 1 to 2% तक होता है। और ये सबसे ज्यादा कम एक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल साइड चेन्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक। फंक्शनल साइड चेन ना होने की वजह से ये सबसे ज्यादा इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C18H26O4 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 306 किलो डाल्टन। हम करते हैं कैसे, ठीक है। इसका जो सिंथेसिस है वो कैसा है, कोलैबोरेटिव टाइप। कैसे, देखो इसके अंदर प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन दोनों साथ हैं, ठीक है। जो प्लस स्ट्रेन है वो सबसे पहले ट्राइस्पोरिक एसिड का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस स्ट्रेन ट्राइस्पोरिक एसिड का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। सिंथेसिस करने के बाद में इसमें से तो प्लस जाइगोस्पोर बन जाएगा और यहां पर माइनस जाइगोस्पोर। और ये कब बनेगा, सबसे पहले ये पॉजिटिव स्ट्रेन जो है वो इस साइड नेगेटिव स्ट्रेन में डिफ्यूज हो जाएगा, और जो नेगेटिव स्ट्रेन का ट्राइस्पोरिक एसिड है वो इधर जाकर के डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस डिफ्यूजन ऑफ इंड्यूसर्स। ये इंड्यूसर जो है वो क्रॉस डिफ्यूज कर जाएंगे, उसके क्रॉस डिफ्यूज करने से यहां पर एक हमारा केमिकल सब्सटेंस बनेगा, वो क्या है, जाइगोट्रोपिन। यहां पर एक जाइगोट्रोपिन बनेगा और वो जाइगोट्रोपिन से यहाँ पे प्लस और माइनस जाइगोस्पोर्स बनेंगे, और उससे मेन यहाँ पर फिर जाइगोस्पोर बनेगा, ठीक है। ये प्रोसेस जो है कोलैबोरेटिव सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो म्यूकर मुसीडो में देखा गया है सबसे पहले, ठीक है। तो ट्राइस्पोरिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है वो कोलैबोरेटिव सिंथेसिस होता है। उसमें क्या होता है कि 2 स्ट्रेन्स होते हैं प्लस और माइनस के, वो स्ट्रेन्स क्या करते हैं, ट्राइस्पोरिक एसिड को रिलीज करते हैं और फिर इनके अंदर क्रॉस डिफ्यूजन होता है जिसकी वजह से जाइगोट्रोपिन प्रोड्यूस होता है और उससे जाइगोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाइगोस्पोर बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्राइस्पोरिक एसिड का। ट्राइस्पोरिक एसिड का जो क्वेश्चन था मैंने जो देखा था उसकी स्ट्रक्चर की, उसकी फॉर्म के ऊपर था, और उसके लिए प्रिकर्सर किस कौन से की जरूरत होती है, इसमें बीटा कैरोटीन था, ठीक है। और ट्राइस्पोरिक के मोलिकुलर फॉर्मूले के ऊपर था, कोलैबोरेटिव के ऊपर नहीं आता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, किसमें पाया गया था, म्यूकर मुसीडो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो है ईस्ट अल्फा फैक्टर। ईस्ट अल्फा फैक्टर को सबसे पहले लेविन ने 1951 में सेक्रोमाइसिस क्रिवाइसी, सबसे पहले 91 में सेक्रोमाइसिस क्रिवाइसी के अंदर डिस्कवर किया था, ठीक है। ये एक तरीके का पेप्टाइड है जिसके अंदर की कॉपर आयन का कॉम्प्लेक्स, ये पेप्टाइड और कॉपर आयन का कॉम्प्लेक्स होता है, और इसका जो मोलिकुलर वेट है वो लगभग 1400 है, ठीक है। सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट किसका है, ईस्ट अल्फा फैक्टर का। अब ये जो हार्मोन होता है ये स्टेरॉयड है, कैसा है, स्टेरॉयड है, और सेल्स के इलोंगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अंदर 2 टाइप की हैप्लॉइड मेटिंग ईस्ट टाइप होते हैं, वो कौन कौन सा होता है, एक तो होता है ए टाइप और एक होता है अल्फा टाइप, ठीक है। अब ये जो दोनों टाइप हैं ये डिफ्यूजिबल केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं जो कि कोपुलेटरी प्रोसेस को इंड्यूस करता है ए के अंदर। ये अल्फा जो होता है,
अल्फा एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। अल्फा टाइप का जो हैप्लॉइड होता है वो एक तरीके का अल्फा डिफ्यूजिबल केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है। वो केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, इस ए को एक्टिवेट करता है, जिससे कि इनके अंदर एक कॉपुलेटरी प्रोसेस इंड्यूस होता है। ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जो ये हमारा ए सेल्स होती हैं, ए सेल्स जो होती हैं उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन ए सेल्स में नहीं होता है। उसके रिप्रोडक्शन के लिए, बडिंग के लिए जो है वो अल्फा सेल इसको इंड्यूस करती है। अब जो अल्फा सेल के अंदर जो केमिकल होता है, ये ध्यान रखना कि उनका कोई भी इफेक्ट अल्फा सेल्स पे नहीं पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि अल्फा सेल्स का कोई इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये है कि अल्फा सेल्स का जो इफेक्ट होता है वो उनकी खुद की सेल्स पे नहीं पड़ता है, बल्कि वो बडिंग के लिए ए सेल्स को एक्टिवेट करती हैं, जिससे कि वो फिर बडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सेक्स हॉर्मोन्स जो फंजाई के अंदर पाए जाते हैं, वो आज सेक्स हॉर्मोन्स इन फंजाई कंप्लीट हो गया है। सारे टॉपिक्स, मतलब इसके अंदर जितने भी हॉर्मोन्स और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आए हैं वो मैंने पूरे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो और आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप प्रेस कर देंगे बेल आइकन को भी, तो जब भी मैं कोई भी नई स्टडी वीडियो डालूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस टॉपिक को अपने को प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।